तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बाइडी सिटी की एक स्ट्रीट मार्केट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं कि युन लाओ ने उस गद्दार को पकड़ लिया है जिसने डीमन से बाइडी सिटी में अटैक करवाया था। और कहा जा रहा है कि उस लड़के ने तो काउंसलर किन्यून का भी कत्ल कर दिया है। वो शख्स सच में बहुत ही ज्यादा बेरहम और बेशर्म है, उसे तो फौरन से ही मार देना चाहिए था। तो फिर दूसरा बंदा कहता है कि अगर मैं युन लाओ की जगह में होता तो मैं उसे फौरन से वही मौत की सजा सुना देता। और फिर हमें दिखाया जाता है युन लाओ लुओ ज़ेंग को एक स्ट्रीट मार्केट से लेकर जा रही होती है। इतने में एक लड़का गुस्से में आकर अपनी गुलेल से उस पर अटैक करता है, तो उसका कंचा बैरियर से टकराकर युन लाओ के हाथों में आ जाता है, जिसे देखकर युन लाओ को कुछ याद आने लगता है। और हमें उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो एक जगह खड़ी हुई होती है और हर तरफ बाइडी सिटी में आग लगी होती है, क्योंकि डीमंस ने कुछ जर्नल्स के साथ मिलकर बाइडी सिटी पर हमला कर दिया था और सब कुछ तहस नहस कर दिया था। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद लुओ ज़ेंग युन लाओ से कहता है कि एक मर्तबा मैं खुद को बेकसूर साबित कर लूँ तो मैं इस बेइज्जती का बदला तुमसे जरूर लूंगा। इतने में युन लाओ ऊपर की तरफ देखती है तो वहाँ पे जूनियर जू खड़ी हुई होती है, जिसे देखकर ज़ेंग भी हैरान रह जाता है। और फिर वो कहता है कि कहीं जूनियर जू युन लाओ से फाइट करने का तो नहीं सोच रही। अगर वो ऐसा सोच रही है तो फिर उसके लिए ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। मगर फिर जूनियर जू कहती है कि ऑफिसर युन लाओ बहुत ही बेशर्म है, क्योंकि वो लुओ ज़ेंग को जानबूझकर जलील करना चाहती है, इसीलिए वो उसे सबके सामने से लेकर जा रही है, जबकि लुओ ज़ेंग तो बेकसूर है। वो वहाँ मौजूद एक शॉप से एक बहुत बड़ा कपड़ा निकालकर लुओ ज़ेंग के ऊपर डाल देती है, जिस पर लुओ ज़ेंग कहता है कि शुक्र है कि इस तरह बाइडी सिटी के लोग मेरे दुश्मन नहीं बनेंगे। युन लाओ कहती है कि उसने सिर्फ लुओ ज़ेंग के ऊपर कपड़ा डाला है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वो लुओ ज़ेंग को लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो लुओ ज़ेंग के ऊपर से जब कपड़ा हटाती है तो ज़ेंग उससे कहता है कि तुम तो मुझे मिलिट्री काउंसिल लेकर जाने वाली थी, तो फिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तो युन लाओ उससे कहती है ये मेरा स्टडी मैनर है और तुम फिलहाल कुछ दिन के लिए मेरी कस्टडी में ही रहोगे। तो ज़ेंग कहता है कि क्यों भला, तुम तो मुझे सीधा मिलिट्री काउंसिल लेकर जाओ, वहाँ पे मैं खुद को प्रूव कर सकता हूँ। मगर वो उससे कहती है कि क्योंकि तुमने मेरे डिसीजन को नहीं माना, इसलिए मैं इस मामले पर और इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी एक्टिविटीज पर भी नजर रखूंगी। ये कहकर लुओ ज़ेंग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगता है, तो वो कहती है कि अपनी बातें संभाल कर रखो, ये काउंसिल इंस्टीट्यूट में काम आएंगी। और फिर वो एक जगह बैठकर बुक पढ़ने लगती है और ज़ेंग उस पर गुस्से से कहता है कि तुम यहाँ बैठकर बुक पढ़ रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हूँ। और फिर उसे भूख लगने लगती है, जिस पर वो युन लाओ की तरफ देखता है तो युन लाओ खाना खा रही होती है, जिस पर वो उससे कहता है कि उम्मीद है कि बाइडी सिटी में कैदियों को खाना खिलाया जाता होगा। ये कहने के बाद ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात का वक्त है और युन लाओ लुओ ज़ेंग को बाहर ले आती है और वो अपने कपड़े चेंज करके नहाने की तैयारी करती है और लुओ ज़ेंग के करीब आने लगती है, जिस पर ज़ेंग उसे देखकर कहता है कि ये तो नहाने के लिए मुझे बाहर लेकर आ गई है। लगता है कि शायद इसे रूल्स के अलावा और कुछ भी नहीं मालूम। ये तो भूल गई है कि शायद ये तो मर्द और औरत का डिफरेंस ही भूल गई है। इसे शायद पता ही नहीं कि मैं इसके सामने बैठा हुआ हूँ, मगर इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और युन लाओ उसके पास आकर एक बड़ा चम्मच उठाकर वहां से चली जाती है, जिस पर ज़ेंग कहता है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसे नहीं देखना चाहता, मगर पता नहीं क्यों ये ऐसी हरकतें कर रही है। युन लाओ उस पानी के अंदर चली जाती है, जिसके बाद लुओ ज़ेंग देखता है कि उसकी पीठ पर बहुत सारे निशान हैं, जिन्हें देखकर वो भी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये इतने सारे जख्मों के निशान इसकी पीठ पर कैसे आ गए। और फिर हमें युन लाओ का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें वो देखती है कि बाइडी सिटी में हर तरफ आग लगी हुई है। ह्यूमंस ने डीमंस के साथ मिलकर बाइडी सिटी से गद्दारी की है और उन लोगों ने बाइडी सिटी में बहुत ज्यादा तबाही मचाई हुई थी। ये देखकर युन लाओ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अगर मैंने मिलिट्री रूल्स को सही से फॉलो करवाया होता तो कोई भी शख्स इस तरह गद्दारी नहीं करता, मगर जिन लोगों ने भी गद्दारी की है अब उन सबको मरना होगा। ये कहकर वो अपनी बॉडी से पावर रिलीज करती है, जिससे वो उन डीमंस और मॉन्स्टर को उठाकर दूर फेंक देती है और फिर अपनी क्यूबिक पावर का इस्तेमाल करने लगती है कि इतने में वो सारे लोग उस पर एक साथ एरो से अटैक कर देते हैं, जो कि उसे जाकर हिट करते हैं। मगर वो हार नहीं मानती और दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन लोगों को चुन चुन कर मार देती है। और फिर एक शख्स बच जाता है तो वो उसके पास एक एरो लेकर आती है, तो वो शख्स उससे रहम की भीख मांगता है, मगर वो उसे भी मार देती है। और फ्लैशबैक से बाहर आने के बाद वो लुओ ज़ेंग की तरफ पलट कर देखती है तो ज़ेंग कहता है कि मैं नहीं देख रहा, मैंने कुछ भी नहीं देखा, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं। इसी के साथ ये सीन यहीं कट होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है युन लाओ उसे काउंसिल चेंबर लेकर आ जाती है, जहाँ पे जनरल फीलोंग भी मौजूद होता है
और वो युन लाओ से कहता है कि क्या ये वही शख्स है जिसने जू किन्यून का कत्ल किया है? तो युन लाओ कहती है कि हाँ ये वही है, जनरल शू ने इसे अपनी आंखों से देखा है। तो जनरल फीलोंग जनरल शू से कहता है कि क्या तुमने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है? तो वो कहता है कि जनरल मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और फिर युन लाओ बताती है कि जनरल शू ने इस लड़के का काफ़ी डट कर मुकाबला किया था और अपने ड्रैगन की पावर से इसे काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी, मगर वो लड़का कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा स्मार्ट था। उसने जनरल शू के ड्रैगन्स को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो जनरल शू पर ही अटैक करने लगा था, जिससे जनरल शू बाल बाल बचे थे। तो जनरल शू कहता है कि वो तो कुछ भी नहीं था, असल में मेरा ध्यान भटक गया था जिसकी वजह से उसने मुझ पर हमला किया था, वरना उसकी क्या औकात के वो मुझसे मुकाबला करे। जिसके बाद जनरल फीलोंग कहता है कि अगर इस लड़के ने अपना जुर्म मान लिया है तो फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? तुम जानती हो कि तुम्हें इसे खुद सजा दे देनी चाहिए थी। मगर युन लाओ कहती है कि मैं इसे यहाँ पर इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इस लड़के पर एक और इल्ज़ाम है और वो इल्ज़ाम उस पर गद्दारी का है। कहा यह जा रहा है कि ट्विन टावर को डिस्ट्रॉय करने में भी इस लड़के का ही हाथ था। ये सुनकर जनरल फीलोंग गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि क्या ये गद्दार है? इसकी इतनी हिम्मत, इसने हमारे हजारों साल पुराने टावर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कहकर वो गुस्से में उसकी तरफ आता है और उसके ऊपर से वो कपड़ा हटा देता है, जिस पर उसे खुद भी एक झटका सा लगता है और कहता है कि ये तो ज़ेंग है। तो लुओ ज़ेंग खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मैंने बाइडी सिटी से कोई भी गद्दारी नहीं की। और जनरल फीलोंग उन लोगों से कहता है कि मैं इसे जानता हूँ, ये गद्दार नहीं हो सकता। मगर जनरल शू कहता है कि मैंने वो रेड पेपर क्रेन खुद इसके पास देखी थी। तो जनरल शू कहता है कि ये लड़का ट्विन टावर को डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकता क्योंकि उस वक्त तो ये मेरे साथ था। और जहाँ तक बात उन पेपर क्रेन्स की है तो ये काम सिर्फ ज़ूक फैमिली ही कर सकती है। वो फैमिली वुडन बर्ड्स क्रिएट कर सकती है और इसके अलावा भी वो लोग दूसरी तरह की चीज़ें बनाकर उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद वो रेड क्रेन बर्ड ज़ूक किन्यून ने ही मैनिपुलेट की होंगी, इसमें ज़ेंग का कोई कसूर नहीं। वो युन लाओ से कहता है कि मैं इसके मुंह से सब कुछ सुनना चाहता हूँ, इसीलिए फ़ौरन से इसे आज़ाद कर दो। तो युन लाओ कहती है कि ठीक है। वो उसे जैसे ही खोलने लगती है तो इतने में अचानक जनरल फीलोंग को डिमोनिक एनर्जी फील होने लगती है और एक वॉरियर वहां पे भागता हुआ आता है और कहता है कि जनरल, हम लोगों पर डीमंस ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर जनरल कहता है कि सब लोग मेरी बात सुनो, सबके सब डीमंस का रास्ता रोको और उन्हें आगे बढ़ने मत देना। ये कहकर वो लोग बाहर चले जाते हैं और फिर युन लाओ अकेली लुओ ज़ेंग के पास खड़ी रहती है। तो ज़ेंग उससे कहता है कि तुम सोच क्या रही हो, फौरन से मुझे खोल दो। डीमंस ने बाइडी सिटी पर हमला कर दिया है, ये वक्त रूल्स को फॉलो करने का नहीं है, हमें इस वक्त एक साथ मिलकर उनका मुकाबला करना चाहिए। तो युन लाओ उसे कोई जवाब नहीं देती, जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे लिए ज़्यादा ज़रूरी क्या है, मुझे इस बॉक्स में कैद करके रखना या फिर बाइडी सिटी की हिफाजत करना? तो युन लाओ कहती है कि मेरे लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है।